यह 12वीं क्लास का पहला अध्याय पहला अध्याय का नाम है जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि और संगठन। सबसे पहले बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या कहते किसे कि किसी भी देश और राज्य में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को वहाँ की जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार विश्व में पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। और जो वर्तमान में अगर हम देखें तो चीन दूसरे स्थान पर और भारत पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम देखें तो आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 130 से 140 करोड़ के आसपास मानी जाती है। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ में कुल पुरुषों की संख्या 67.37 करोड़ और कुल स्त्रियों की संख्या 58.64 करोड़ थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस राज्य में निवास करती है, सिक्किम के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 74.4%। और भारत की कुल साक्षरता दर में पुरुषों की कुल साक्षरता दर 82.14% और कुल महिला साक्षरता दर 65.46%। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य भारत का जो है बिहार है, क्योंकि बिहार के अंदर 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति पाए जाते हैं। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। और सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले राज्य का नाम अगर हम देखें तो केरल है। केरल में लिंग अनुपात कितना था, 1084 प्रति 1000 पुरुष। और सबसे कम किसका था, हरियाणा का 2011 में, वो 877 प्रति 1000 पुरुष। मतलब 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या। अब बात आती है अगले पॉइंट की, भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियाँ। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। नंबर 1 आती है स्थिर वृद्धि की अवधि। 1921 से पहले की अवधि को स्थिर अवधि के नाम से जाना जाता है। ये 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या स्थिर रही, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि रही। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों उच्च थे, जिससे वृद्धि निम्न रही। दूसरा आता है निरंतर वृद्धि की अवधि। भारत के अंदर 1921 से लेकर 1951 तक की अवधि को निरंतर वृद्धि अवधि के नाम से जाना जाता है। क्यों? इस अवधि में लगातार जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के कारण स्वास्थ्य सेवा जैसे जैसे बढ़ी तो उनके कारण मृत्यु दर में कमी होने लगी। नंबर 3 आता है तीव्र वृद्धि दर अवधि। ये 1951 से 1981 तक की अवधि को कहा जाता है। और 1981 की अवधि को भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि विकास कार्यों में तेजी है। इस समय बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक सुव्यवस्थाएं मिलने लगी। अस्पताल इत्यादि के अस्पताल और डॉक्टरों का
विकास हुआ। इसके कारण जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी आई। नंबर 4 आती है घटती वृद्धि की अवधि। ये 1981 से आज तक है, क्योंकि 1981 से आज तक जनसंख्या अवधि में बढ़ोतरी आती रही, लेकिन आज वर्तमान में विवाह की आयु जो निश्चित कर दी गई है। दूसरी, स्त्री शिक्षा के कारण कमी आई, क्योंकि पहले स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। आजकल लड़कियां सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे लड़कों से भी आगे है। इसलिए जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक, ये तो उच्चावच। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त रहते हैं। पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। या तो जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पर्वत है या अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है और मैदानी भागों में अधिक निवास करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो भारत में उत्तरी पूर्वी मैदान घना बसा है, अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग और उत्तर पूर्वी वर्षा वाले मैदानों में जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का निवास कम है। दूसरा, जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जनसंख्या का। यह भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जैसे थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी हिमालय के ठंडे क्षेत्र जलवायु वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जनसंख्या निवास करती है। एक मृदा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है और उपयुक्त रहती है, क्योंकि अधिक उपजाऊ होने वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इसी की वजह से अत्यधिक बसी है। हरियाणा है, पंजाब है, ये कृषि की दृष्टि से वहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, जिसके कारण वो ये क्षेत्र ज़्यादा बसे, जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। चौथा आता है जल की उपलब्धता। यहाँ लोगों की बसावट, ये जो जल है ये भी लोगों की बसावट को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो लोग वहाँ जाकर आसानी से पा जाते हैं। और ज़्यादातर नदियों के किनारे पर, हम सिंधु सभ्यता के और पुरानी सभ्यताओं में जाए तो ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे पर इसीलिए बसे थे, क्योंकि एक तो वहाँ आसानी से पानी प्राप्त हो जाता था और एक वहाँ आसानी से कृषि उत्पादन भी आसानी से कर लिया जाता था। एक आयात और निर्यात नदियों के माध्यम से होता था। आज भी वही है कि जैसे सतलज, गंगा के मैदान, तटीय मैदान आदि ये बसें। उसके बाद अगला पॉइंट, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का निवास स्थान है। जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर विश्लेषण करना ही आवास कहलाता है। 2011 के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या है वो गाँवों में 68.84% निवास करती, और जबकि 2011 के अनुसार नगरों में जो लोग निवास करते हैं वो सिर्फ 31.16% निवास करते हैं। और 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 5,97,608 ग्राम है। नंबर दो, भाषाई। वर्तमान में हमारे देश में कुल 22 भाषाएं अनुसूचित है। इन भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का सबसे अधिक प्रतिशत है, 40.42% लोग हिंदी बोलते हैं भारत के अंदर 2011 के अनुसार। प्रमुख भाषाओं को बोलने वाले लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। एक आर्य भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 73%। द्रविड़ भाषा बोलने वाले जो लोग भारत में निवास करते हैं वो 20% हैं।
ऑस्ट्रिक जो भाषा बोलते हैं वो लोग भारत में निवास करते हैं 38%। और किरात किरात मतलब चीनी और तिब्बती जो बोलने वाले लोग हैं वो 0.85% भारत में निवास करते हैं। ये 2011 के अनुसार है। उसके बाद धार्मिक धर्म व्यक्ति के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के लगभग समस्त पक्षों में विद्यमान होता है। इसीलिए लोग धर्मों के आधार पर भी बसे हुए होते हैं। 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो जो धर्म के मानने वाले लोग हैं तो कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 79.8% लोग भारत में निवास करते हैं। और मुस्लिमों की हम बात करें तो 14.2% निवास करते हैं। और ईसाइयों की हम बात करें तो भारत में 2011 के अनुसार 2.3% निवास करते हैं। सिखों की हम बात करें तो 1.17% निवास करते हैं। बौद्धों की हम बात करें तो 0.7% निवास करते हैं। और जैन धर्म के लोगों की हम बात करें तो 0.4% निवास करते हैं भारत के अंदर। ये है जनसंख्या संगठन, कैसे बसा हुआ है जनसंख्या, वितरण कैसे, बटा कैसे। उसके बाद श्रमजीवी संगठन। आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनसंख्या के 3 भाग हैं। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारतीय जनसंख्या के 3 भाग हैं। नंबर 1 मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता हो उसको मुख्य श्रमिक के नाम से जाना जाता है। कम से कम वर्ष में 365 दिन होते हैं, उनमें से कम 183 दिन वो व्यक्ति काम करता हो तो उसको मुख्य श्रमिक के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 आता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 180 दिनों से कम काम करता हो। वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष में पूरे साल भर में 183 दिनों से कम काम करता हो। एक अश्रमिक, ये बेरोजगार जो काम ही नहीं करता हो वो अश्रमिक होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ बढ़ता है कि श्रमिकों को कितने भागों में बांटा गया है, अगर 1 नंबर पूछ रहा है तो श्रमिकों को कितने भागों में बांटा गया। भारत के अंदर श्रमिकों को जनसंख्या संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया तो 3 भागों में, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। या मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में एक एक अंतर लिखिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में श्रमिकों का प्रतिशत जो रहा वो 39.8% रहा। 2011 के हम अनुसार देखें तो भारत की टोटल जो जनसंख्या है उसमें श्रमिकों का प्रतिशत जो रहा वो 39.8% रहा। और अश्रमिकों का जो प्रतिशत रहा वो 60% रहा। भारत में कुल श्रमिकों का 54.6% भाग कृषि कार्य या मजदूर के रूप में कार्य करता है। 2011 के अनुसार भारत में कुल टोटल मतलब श्रमिकों का 54.6% भाग या तो कृषि करता है, कृषि के साथ साथ मजदूरी भी करता है। और 3.8% लोग जो हैं वो उद्योग और अन्य श्रमिक जो हैं वो 41.6% कार्य करता है। अब यहाँ सूत्र हैं 2। एक तो कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि कायिक घनत्व का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है कि कुल जनसंख्या मतलब देश की पूरी कुल जनसंख्या बटा निविल कृषि क्षेत्र। एक कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, कुल कृषि जनसंख्या मतलब टोटल जनसंख्या है जो कृषि कितना प्रतिशत करती है, कितना टोटल कितने लोग कृषि करते हैं, बटा में निवल कृषि क्षेत्र। तो अब ये पहला पार्ट है। उसके बाद अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे लगभग पूछता है क्वेश्चन कि 2011 और 2001 मतलब 2001 की व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो दोनों की पूछ रहा, 2011 की भी और 2001 की भी।
तो 2011 की और 2001 की दोनों की पूछ रहा है, तो 2001 की 2.4% वृद्धि दर रही और 2011 की जो वृद्धि दर रही वो 1.64% जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय युवा नीति लागू कब की? भारत ने युवा राष्ट्रीय नीति लागू कब की? 2003 को। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। अभी पर श्रमिकों जनसंख्या संगठन जैसे बांट रखा है, तो तीन तीन प्रकारों, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जो 183 दिन से अधिक काम करता हो, सीमांत श्रमिक जो 183 दिनों से कम काम करता हो, अश्रमिक जो काम नहीं करता हो, बेरोजगार हो। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? मतलब पूर्ण रूप से भारत के अंदर जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1881 के अंदर। अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? सूत्र लिखिए, या सीधा पूछ लेगा कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है? जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास और उत्प्रवास दोनों जुड़ जाएंगे। जन्म और मृत्यु, उत्प्रवास और प्रवास, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये था भूगोल का पहला लेसन, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। अगला पार्ट कल